स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद यानी कि माइटोसिस की बातें जो है वो खत्म हो गई हैं। अब हमको स्टार्ट करना है मियोसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मियोसिस। और इसके कुछ जनरल पॉइंट्स पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक डिटेल्स पे चलेंगे। तो ये जो टर्म था मियोसिस, वो किसने दिया था? बाय फार्मर एंड मूर या मूरे। मियोसिस जो होता है, हमको मालूम है कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का सेल डिवीजन होता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो घट के आधे रह जाते हैं डॉटर सेल्स में। यानी कि इट रिजल्ट्स इन half the number of chromosomes in daughter cells than in parent cell। पेरेंट सेल में जितनी भी संख्या थी उसका आधा ही रह जाता है। एक चीज, टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितनी बनती हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं इसमें 4। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स बन गई, और हर एक डॉटर सेल में आधी संख्या होती क्रोमोसोम्स की। अब ये जो रिडक्शन है क्रोमोसोम नंबर में, वो क्यों हो रहा है, ये कमी क्यों आ रही है? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर is due to one round of DNA replication followed by 2 rounds of chromosome segregation। यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो इसमें एक बार होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स सेपरेट 2 बार होते हैं, और इसीलिए इसमें जो काम होता है या जो डिवीजन होता है वो 2 बार होता है। तो इसलिए हम पढ़ते क्या है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। देखेंगे इसके स्पेसिफिक डिटेल्स। वो पॉइंट अगर हम नोट कर लें कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मेन कंसर्न हमारा जो है वो मियोसिस 1 पे ही है, क्योंकि यही स्पेसिफिक टाइप ऑफ या जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिवीजन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डिटेल में अब हम शुरू करते हैं मियोसिस फर्स्ट। अब इसमें जैसे कि माइटोसिस में हमने देखा था कि 4 स्टेजेस होती हैं, तो हैज 4 स्टेजेस, और ये चारों स्टेज आपको मालूम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और जाहिर सी बात है सबके आगे 1 लगाना मस्ट।
यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जो प्रोफेज होता है वो फर्दर सब डिवाइडेड होता है इनटू डिफरेंट सब स्टेजेस। तो वो कौन कौन से हैं? वो 5 होते हैं। यानी कि प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहली होती है वो होती है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 सब स्टेजेस जो है वो प्रोफेज 1 की होती हैं। इसमें प्रोफेज 1 काफी लंबा होता है मियोसिस 1 में। तो मेन कंसर्न हमारा जो है इस प्रोफेज 1 की जो सब स्टेजेस हैं उनको समझना है। तो अब हम एक एक करके इन सब स्टेजेस को समझेंगे। तो लेप्टोटीन, लेप्टोटीन लेप्टोटीन से ही प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है। तो यानी कि इट इज द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत कुछ होता है, लेकिन इसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो हम अभी देखेंगे। इस प्रोसेस के दौरान क्या क्रोमोसोम पूरी तरह से इस मतलब इस सब स्टेज में क्या क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुका होगा? हाँ या ना? नहीं सर, कहीं होता है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। अभी कंडेंस नहीं हुआ होता है। ठीक है। तो किस कंडीशन में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये आप जान लीजिए। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी कंडेंस नहीं हुआ है लेकिन क्रोमैटिड्स के का डिमार्केशन जो है वो हो गया है। तो इसलिए बट दे आर नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल। मतलब ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इनको साफ तौर पे नजर में नहीं लाया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। कब तक? अनटिल लेट प्रोफेज, यानी कि जब तक प्रोफेज कंप्लीट ना होने वाला हो। इसका मतलब दैट इज आइदर इन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस स्टेज तक पहुंचने के बाद ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं अलग अलग। तो ऐसा क्या होता है कि इस लेप्टोटीन स्टेज में इनको साफ तौर पे नहीं देखा जा सकता है? इसका कारण ये है, यानी इट इज ड्यू टू वेरी क्लोज प्लेसमेंट ऑफ द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। इतने पास पास होते हैं दोनों के दोनों कि उनमें डिफरेंस क्रिएट कर पाना लाजमी नहीं होता। अब देखिए एक और इसमें स्थिति क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करेगी ही इसके बाद, क्योंकि प्रोफेज में ही उसको पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर जाना है। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अभी हम दिखा नहीं रहे हैं मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट होता हुआ, क्योंकि अभी तो प्रोफेज स्टार्ट हुआ है।
तो क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होते हैं या उसके टिप्स जो होते हैं, सपोज करिए ये टिप है, ये किसी एक क्रोमोसोम का लाइक दिस, ये दूसरा क्रोमोसोम है उसका है, ये तीसरा क्रोमोसोम उसका, चौथा, इस तरह से लाइक दिस। तो क्रोमोसोम के एंड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप की अंदरूनी सरफेस से अटैच्ड रहते हैं। हम्म। तो ये वाला मिटा देंगे, आइसक्रीम बना दे रहा है उसको, लाइक दिस। तो ये जो एंड्स न्यूक्लियर एन, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। ये हमारे हो गए एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अंदरूनी सरफेस पे ये इनके टिप्स या एंड्स जो है वो अटैच्ड रहते हैं। तो इसको लिख दें, अटैच्ड टू इनर न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। चूंकि ये बहुत लिमिटेड रीजन ऑफ स्पेस होता है जहां पे ये अटैच्ड होते हैं, इसीलिए आपको देखने में ये समझ में आ रहा होगा कि ये बुके टाइप का है। बुके जानते हो? नहीं मालूम? जी सर जानते हैं, फूलों का होता है। फूलों का गुलदस्ता कहते हैं ना उसको, अगर हिंदी में कहें तो। जी नहीं, सर। उर्दू में गुलदस्ता। तो इसका मतलब कि एंड्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच्ड हैं। और जब एक्चुअली में ट्रांजिशन हो रहा होता है लेप्टोटीन से जाइगोटीन, यानी अगली सब स्टेज में जब सेल जा रही होती है, तो एक्चुअली में ये सारे इकट्ठा होके एक तरह एक साथ में आ जाते हैं। अभी तो ये दूर दूर भी हो सकते हैं, मैंने यहीं पे बना दिया, खैर कोई बात नहीं। तो उस पॉइंट को हम मेंशन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम लेप्टोटीन टू जाइगोटीन, अगली स्टेज यही है। द टिप्स और ends of chromosomes come near each other। तो सभी क्रोमोसोम्स के जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं इन ए लिमिटेड रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब न्यूक्लियस के अंदर की ही बात हो रही है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम कहते हैं बुके स्टेज। तो दिस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट is called बुके स्टेज। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी भी सवाल ये पूछा जाए कि लेप्टोटीन का हॉल मार्क क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि लेप्टोटीन स्टेज में है सेल, तो आप ये बुके स्टेज याद रखेंगे। और इस बुके स्टेज से फायदा क्या होता है? तो ये जो बुके स्टेज होता है या बुके अरेंजमेंट होता है, इट फैसिलिटेट्स होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड साइनेप्सिस। इन दो चीज़ों को ये फैसिलिटेट करता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को, होमोलोगस पेयरिंग, और साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो अगर इसको हम एक इमेज के हेल्प से समझना चाहें, हाउ डज दिस बुके स्टेज अपीयर, दिस इज,
ये है हमारी बुके स्टेज। आप देख सकते हैं अलग अलग सेल टाइप्स में किस तरह से ये गुलदस्ते नुमा जो है ये अरेंजमेंट है, और ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके ये देखा जा रहा है। ये येलो वाले जो हैं वो एक्चुअली इंट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये रेड वाले अलग अलग स्टेनिंग यूज़ की गई है, फ्लोरेसेंट डाई अलग अलग यूज़ की गई है। तो ये बहुत बहुत उम्दा डायग्राम जो है मिला नेचर रिव्यूज़ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का। नेचर जो है वो दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल, जिसमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। नेचर में जिसके एक आध पेपर भी आ जाते हैं ना, तो वो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट या प्रोफेसर माना जाता है। एक पेपर पूरे लाइफ टाइम में अगर आ जाए, सोचिए किस क्वालिटी का ये जर्नल है। तो कोशिश करो छप जाए तुम लोगों का भी रिसर्च पेपर इसी में। ओके, तो दिस वाज अबाउट लेप्टोटीन। ये एक सब स्टेज हमने देखी। अब हम आते हैं सेकंड सब स्टेज पे, यानी कि जाइगोटीन। कलर चेंज हो गया हो तो माइंड मत करना। अब देखिए लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। जाइगोटीन कैसे स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स विद साइनेप्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर हो गया साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? इंटीमेट पेयरिंग। इंटीमेट मतलब बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा आसपास। इंटीमेट पेयरिंग बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, इससे पहले एक एक मियोसिस का ओवरव्यू तुम लोगों को अगर हम दे देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। इसके लिए सही जगह मिलेगी हमको इस पेज के बाद। तो एक पेज यहाँ पे हम ऐड करें, +1। यस, एक हम ओवरव्यू आपको डायग्राम या इमेज के माध्यम से दे दें ताकि माइंड में रहे। लेट्स सी। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, या हाँ ऊपर की तरफ। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया ये, पर तीसरे की जगह ही नहीं बच रही है। दिस। हम्म, हो गया। अब इसको समझिएगा। ये यहाँ से ना, ये ऊपर की तरफ पहले आपको जाना है, और फिर यहाँ से फिर ये नीचे आना है। तो मियोसिस क्या है? इसमें इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज होती हैं, डिप्लॉयड हैं हम लोग। एक पैटर्नल होमोलॉग है, यानी कि पापा जी से मिला है। एक मैटरनल होमोलॉग मम्मी जी से मिला है। जब सेल मियोसिस में जाती है तो इंटरफेज में रहती है, और इंटरफेज में एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होगा।
तो रेप्लिकेशन से पहले इन दोनों में एक एक क्रोमैटिड्स थे और रेप्लिकेशन के बाद देखिए आप दोनों में दो दो क्रोमैटिड्स हो गए हैं, यानी ओवरऑल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स हैं हमारे पास, दो पापा वाले, दो मम्मी वाले। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में? पेयरिंग एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ डुप्लीकेटेड होमोलॉग्स। पेयर बना लेंगे, अभी तो ऐसे इधर उधर फैले हुए हैं, अब एकदम अलाइन हो गए एक दूसरे के साथ में, और क्रॉसिंग ओवर भी कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली अपना कुछ सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। फिर क्या होगा? जो होमोलॉग पेयर्स हैं दे लाइन अप ऑन द स्पिंडल, यहाँ पे अब ये स्पिंडल एपरेटस तैयार हो गया और उसी मेटाफेजिक प्लेट पे ये अलाइंड हो गए। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉग्स एट एनाफेज 1, एनाफेज 1 हुआ, इसमें अब ये सेग्रीगेट हो गया। देखिए इस वाले के पास कुछ इस क्रोमोसोम का लाल वाला पार्ट आ गया और इसके पास कुछ ग्रे वाला आ गया, क्योंकि फिजिकल एक्सचेंज हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे थे? क्रॉसिंग ओवर। यही सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मियोसिस का। और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस होगी और ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। बस यही तो समझना है। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या बताओ इस सेल में, इस सेल में कितनी है क्रोमोसोम की संख्या? सबसे पहली सेल में भैया बोलो। 2n। 2 है। एन वन ना लगाओ, जो दिख रहा है वो बताओ। 2 है। यहाँ यहाँ कितनी है? यहाँ भी 2 ही है। यहाँ पे? यहाँ भी 2। यहाँ पे? यहाँ भी 2। और यहाँ डिवाइड होने के बाद यहाँ पे? यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे भी 1। इसका मतलब अब आप समझ लीजिए, मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम की संख्या डॉटर सेल्स में आधी हो गई। पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम से हम चले थे और यहाँ जब डिवीजन हुआ तो डॉटर सेल्स में एक एक रह गया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। अब इतने पे ही कहानी नहीं रुकेगी, वापस से ये दोनों सेल्स डिवाइड करेंगी और ये जो डिवीजन होता है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस, जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं, वो एकदम माइटोसिस जैसी ही होती है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें कि ये वाली सेल फिर से डिवाइड कर रही है, इसमें जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो रहे हैं, उसी तरह से इस सेल में भी इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं जो कि सेपरेट हो गए, और ये फाइनली एक से 2 सेल ये बन गई और इस वाली सेल से 2 सेल्स ये बन गई। यहाँ पे भी क्रोमोसोम की संख्या एक ही थी और यहाँ पे दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या एक एक ही रहेगी। कंटेंट ऑफ डीएनए कम हुआ है। यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स का कंटेंट था, यानी कि 2 C's को हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे 1 C रह गया, यहाँ पे भी 1 C, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे भी एक थी, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या सबसे आसान तरीका है, सेंट्रोमियर्स कितने हैं वो आप काउंट कर लो। यहाँ एक ही सेंट्रोमियर है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी। तो मियोसिस 1 के दौरान ही क्रोमोसोम की संख्या आधी रह गई। चलो ये तो हमने ओवरव्यू दे दिया। अब हम आते हैं वापस से जहां थे, यहाँ थे। तो हाँ, तो ज़ाइगोटीन जो है वो स्टार्ट होता है साइनेप्सिस से, या इंटीमेट पेयरिंग बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और साइनेप्सिस जो है वो कहाँ से शुरू होती है? साइनेप्सिस का मतलब ही दोनों पेयर बना रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो साइनेप्सिस कहीं से भी शुरू हो सकती है। साइनेप्सिस में बिगिन either from ends of chromosomes in zipper like
मैनर। जिपर मतलब जो जिप होती है, चेन होती है पैंट की या झोले की, बस्ते की, कहीं भी लगी रहती है। तो उस तरह से एंड से शुरू होंगे और जिप, जैसे जिप क्लोज करते हैं तो एकदम दोनों लाइंस जो है जिप की पास पास आ जाती हैं, उस तरह से हो सकता है। या अंदरूनी हिस्से से शुरू होके फ्रॉम इंटरनल रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड प्रोसीड टूवर्ड्स इन। तो या अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, दोनों तरीके से सिनेप्सिस स्टार्ट हो सकती है। अब एक कहानी हम लोगों के केस में, या जो हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केस में क्या होती है कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइज में बराबर तो होते नहीं हैं, तो इसीलिए दे आर नॉट कंप्लीटली होमोलोगस। एक्स और वाई क्रोमोसोम चूंकि साइज अलग अलग है तो दोनों कंप्लीटली होमोलोगस नहीं होते हैं। फिर इनमें कैसे पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए कि कुछ इलाका जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम का, वो, भाई अब ये एक्स क्रोमोसोम है, इतना बड़ा है मान लीजिए, तो वाई क्रोमोसोम आपका इतना ही है, तो कुछ इलाका इस वाई क्रोमोसोम का होगा जिसमें होमोलॉजी होगी एक्स क्रोमोसोम के लिए, तो उन्हीं से काम चल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पेयरिंग एंड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम आर पॉसिबल। दो काम हो रहे हैं ना, पेयरिंग हो रही है और क्रॉसिंग ओवर, इसीलिए आर लगाया। आर पॉसिबल ड्यू टू अ स्मॉल रीजन ऑफ होमोलॉजी। छोटा इलाका है होमोलॉजी का जिसकी वजह से ये पेयरिंग पॉसिबल है। और जो फाइनल स्टेटमेंट है इस जाइगोटिन स्टेज का वो क्या है कि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस chromosomes formed as a result of synapses is called a bivalent or tetrad। डायड सर। डायड? जी। अच्छा, क्यों डायड क्यों? टेट्राड तो पैकेज मिस्टेक है। हम्म, भैया बाईवेलेंट का मतलब ये हो गया कि दो क्रोमोसोम्स हैं, टेट्राड का मतलब हो गया चार क्रोमैटिड्स हैं। कहीं कुछ और पढ़ी हो तो बताओ। जी सर। कहीं कुछ और पढ़ी हो? जी डायड पढ़ी हो कहाँ पे? सर, जब होमोलॉगस के कॉम्बिनेशन बता रहे थे कॉलेज में तब बता थे। अच्छा, हमने नहीं बताया ना होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। नहीं, अभी नहीं बताया। हम्म, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, और इनफैक्ट रिकॉम्बिनेशन उसमें भी हॉलिडे मॉडल, ये सब हम बताएंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बाईवेलेंट इज अ टेट्राड। तो वाइप करो पिछली मेमोरी को और ऐड करो न्यू वन को। अब इसको समझने के लिए हमें सहारा लेना होगा इमेज का।
बाईवेलेंट के हमारे पास हैं कुछ इमेजेस। यस, एक तो इमेज हो गई हमारे पास ये, तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली जो है अलाइंड हो गए हैं क्रोमोसोम, और इसी को हम कह रहे हैं बाईवेलेंट। तो बाईवेलेंट में कितने क्रोमेटिड्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टेट्राड। कायस्मा क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ बाईवेलेंट का हमको आपको एक इमेज दिखाना था। एक और इमेज है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलो अच्छा देख ही लो लगे हाथ, दिस वन। इसमें भी देखो कि यहाँ पे एक्चुअली कायस्मा यहाँ पे सिंगल दिखाया गया है, यानी एक्सचेंज जहाँ पे हो रहा है एक्चुअली में, फिजिकल सेगमेंट जो है वो फिजिकली एक्सचेंज हो रहे हैं सेगमेंट्स, और यहाँ पे एक्सचेंज पॉइंट जो है वो 1 2 3 है। यहाँ पे एक्सचेंज पॉइंट सिर्फ एक है। तो कहने का मतलब कि जब एक्सचेंज होता है सेगमेंट्स का तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सिंगल एक्सचेंज पॉइंट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, दैट इज रैंडम। तो इस इमेज को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ बाईवेलेंट विद 3 कायस्मेटा। जब सिंगल रहता है, सिंगुलर रहता है, तो वो कायस्मा कहलाता। छोड़ो इसको, हम नहीं तो पता चलेगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, जान लो बस ऐसे ही कि सिंगुलर फॉर्म में जब रहेगा, सिंगल रहेगा तो कायस्मा कहलाएगा, और ज्यादा रहेंगे तो कायस्मेटा कहलाएगा। तो इस तरह से हमने बाईवेलेंट देखा। अच्छा, ये कंप्लीट हुई कहानी जाइगोटीन की। लेकिन अगली स्टेज यानी कि पैकीटीन पे जाने से पहले हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, विच इज नोन एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये तभी बनता है जब क्रोमोसोम्स जो है वो बाईवेलेंट स्टेज में आते हैं, इसीलिए उसके जस्ट बाद हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में। तो ये है क्या बेसिकली? इट इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म बिटवीन homologous chromosomes ड्यूरिंग मियोसिस। क्योंकि माइटोसिस के दौरान ये नहीं बनता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। डिफरेंसेस जब आप कभी कोट करें माइटोसिस और मियोसिस में, तो ध्यान रखना है ये सब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। और इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है? ये मीडिएट करता है, इट मीडिएट्स क्रोमोसोम पेयरिंग। और जब पेयरिंग को मीडिएट करेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये क्रॉसिंग ओवर को भी असिस्ट करेगा। अब हमने कहा कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो अगर उसके थोड़ा हम डिटेल में जाएं। सर हाँ, सर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब जहाँ पे क्रोमैटिड्स अटैच होती हैं उसको काइज़मा बोलते हैं कि पहले ही बोलते हैं? अभी देखो एक्चुअली में होता क्या है कि क्रॉसिंग ओवर जब हो जाती है, उसके बाद जब ये स्ट्रैंड्स का जो एक्सचेंज पॉइंट है ये सेपरेट होना शुरू होता है, भाई ऐसे जुड़े तो रहेंगे नहीं, उस कंडीशन में उसको हम काइज़मा बोलते हैं, काइज़मेटा बोलते हैं। समझ रहे हो ना? क्रॉसिंग ओवर पहले होगी
और काइज़मेटा फॉर्मेशन बाद में होगा। तो ये डिप्लोटेन स्टेज का हुआ ना फिर। हाँ, ये देखो इसीलिए हम इसको जरा बताना इसको रह गया कि आप ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम में एक साथ था, ये इवेंट एक साथ नहीं हो रही है, इसलिए जी। ये, हाँ हाँ, इसको हम हटा दे रहे हैं बल्कि, या लिख दे रहे हैं, ये घटना बाद में घटेगी, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगा। और ये वाला भी, ये भी कब घटेगी? क्रॉसिंग ओवर के बाद। कंफ्यूजन हो रहा तो इसको मिटा दें क्या? लेकिन नहीं सर अब ठीक है, अभी हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक की पूछ ली, हमको बताना था ये तुमको, लेकिन मिस हो गया ऐसे, चलो पूछ ली, अच्छा की। तो हाँ, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा इसका डिटेल हम देख लें। तो ये कैसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है? इट इज अ ट्राईपार्टाइट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ट्राईपार्टाइट का क्या मतलब होता है? ट्राईपार्टाइट का मतलब सिंपली हैविंग 3 पार्ट्स। किसी भी चीज में अगर 3 पार्ट्स हों तो उसको ट्राईपार्टाइट कहेंगे। तो ट्राईपार्टाइट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, किन किन चीजों का, ये 3 चीजें या 3 पार्ट्स कौन से हैं? कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल लेटरल एलिमेंट्स। अब पैरेलल और लेटरल कंफ्यूजन ना हो, अभी हम इमेज इसकी शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 2 लेटरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसका मतलब ये है, एंड 1 सेंट्रल एलिमेंट। तो 2 लेटरल एलिमेंट्स हो गए और एक सेंट्रल एलिमेंट हो गया, तो तीनों पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स। अब ये जो लेटरल एलिमेंट होता है इसकी क्या कहानी है, और सेंट्रल एलिमेंट है इसकी क्या कहानी, ये हम अगले पेज पे बताते हैं आपको। दिस दिस तो लेटरल एलिमेंट जो होता है, हर एक लेटरल एलिमेंट, यानी कि ईच लेटरल एलिमेंट इज एसोसिएटेड with a pair of sister chromatids। हर एक लेटरल एलिमेंट जो होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के एक पेयर से अटैच्ड होता है। और ये जो लेटरल एलिमेंट्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? भाई प्रोटीन के ही बने होंगे, नो डाउट, क्योंकि पूरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक डिटेल की अगर हम बात करें तो लेटरल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ SYCP2 and SYCP3 proteins in vertebrates। तो ये 2 प्रोटीन्स होती हैं जो बनाती हैं लेटरल एलिमेंट्स को। अब बात करते हैं जरा सेंट्रल एलिमेंट की। तो जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ SYCE1, SYCE2 and SYCE3 proteins। और ये जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। फालतू हम बोल रहे हैं, चलो नोट्स लिख दें तब समझाएंगे, अभी तो लग रहा होगा कि क्या हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल रीजन ऑफ साइनेप्टोनीमल
complex contains transverse filaments made up of SYCP1 protein. Central region of synaptonemal complex contains transverse filaments made up of SYCP1 protein and central elements. अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो लो समझो. Synaptonemal complex. देखो ये है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है ऐसे. अब इसमें है क्या क्या हिसाब किताब. ये आप जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला, ये बेसिकली हमारा लेटरल एलिमेंट है. तो हमने कहा था कि हमारे पास दो लेटरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. तो ये एक लेटरल एलिमेंट हो गया, ये दूसरा लेटरल एलिमेंट हो गया. और ये बने होते हैं SYCP2 और 3 प्रोटीन्स के लेटरल एलिमेंट्स. इसके बीच में ये एक सेंट्रल रीजन होता है. तो उसको हम अगर इंडिकेट कर दें यहाँ पे, ये जो 100 नैनोमीटर का गैप दिखा रहा है बेसिकली ये सेंट्रल रीजन. अरे तो ये कहाँ चलेगा उस पे. सेंट्रल रीजन. और इस सेंट्रल रीजन में हमने बताया आपको कि ट्रांसवर्स फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये दिख रहे हैं येलो वाले, अलॉन्ग विद दिस सेंट्रल एलिमेंट्स. सेंट्रल एलिमेंट इसमें दिखाया नहीं गया है, तो नहीं दिखाया गया तो हम दिखा देते हैं. उसमें क्या है, सेंट्रल एलिमेंट्स जो है लाइक दिस, इस तरह से अरेंज रहते हैं. प्रोटीन ही है वो भी, एवरीथिंग इज ऑफ प्रोटीन. तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट. तो सेंट्रल रीजन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, सेंट्रल एलिमेंट और ट्रांसवर्स फिलामेंट्स. और लेटरल, और ये तो जो लेटरल एलिमेंट्स हैं ये हमको दिख ही रहे हैं. अब इन लेटरल एलिमेंट से आप देख सकते हैं कि क्या अटैच्ड है, ये कोहेसिन प्रोटीन अटैच्ड है. कोहेसिन प्रोटीन का काम क्या है कि ये क्रोमैटिड लूप्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स को ये जोड़े रखते हैं इन्हीं के छल्लों में से निकल निकल के. और ये यहाँ से देखो, यहाँ पे ये प्लग टाइप का है, ये डिटैच हो जाता है, खोल भी सकता है, जिसकी वजह से ये क्रोमेटिन यहाँ से निकल सकता है, क्रोमेटिन थ्रेड. तो ये है पूरा एक साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. अगर कंपोनेंट के साथ इसका डायग्राम आपको देखना है तो वो भी हम दिखा देते हैं. दिस वन. अब इसमें आप ध्यान दें, स्टेज के हिसाब से सब चल रहा है. लेप्टो, अब नीमा भी कहते हैं, नीमा. तो लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पैकिनीमा और डिप्लोनीमा. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोर कोहेसिन प्रोटीन है, कोहेसिन अभी आपको दिखाया था हमने, तो इसमें वैरायटी है SMC1 बीटा की और REC8 वाली. एक्चुअली में हमारा कंसर्न इसी से है, REC8 वाले से. ठीक है, ये कोहेसिन प्रोटीन जो है वो असेंबल होना स्टार्ट होती है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसमें SYCP1 अभी हमने मेंशन किया था. फिर लेटरल एलिमेंट्स CP2 CP3 के बने हुए हैं,
अरेंजमेंट ये प्रॉपर हो गया, कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, और बाकी जब डिप्लोटीन आएगा तो उसमें तो ये सेपरेट होने ही है। मियोटिक नोड्यूल क्या है या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, इसका जिक्र अभी हम करेंगे जब पैकेटीन बताएंगे। तो इस तरह से इसके कंपोनेंट्स भी इसमें मेंशन हो गए। एक डायग्राम आप और देख सकते हैं जिसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की असेंबली कैसे हो रही है ये दिखाया गया है। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से। डायग्राम छोटा लग रहा है ना, दिख रहा है तुम लोगों को? जी सर, दिख रहा है। देखो इधर, ये है पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी पापा वाला जो क्रोमोसोम था उसके दो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड 1 और क्रोमेटिड 2। ये देखो नजर आ रहा है, यहाँ पे क्रोमेटिड 2 नजर आ रहा है। ये मम्मी वाले क्रोमोसोम का दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी क्रोमेटिड 3, क्रोमेटिड 4। इसमें भी हमको ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग नजर आ रहे हैं। इंटरफेस की कहानी है ये। उसके बाद आती है सेल प्रोफेज में। लेप्टोटीन स्टार्ट होता है। लेप्टोटीन आते आते ये पास में आ जाते हैं, क्रोमेटिड्स जो है काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। वो हमने देखा ही था, इतना पास रहते हैं, इसी वजह से इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम लोग सेपरेटली देख नहीं पाते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पास पास आ गए बिल्कुल दोनों क्रोमेटिड्स। पैकीटीन में पहुंचते पहुंचते जो है ये जो असेंबली है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो इस दौरान साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है जाइगोटीन से स्टार्ट होती है असेंबली, और पैकीटीन में एकदम परफेक्ट असेंबली हो जाती है। और पैकीटीन के बाद डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इसमें डिस असेंबली जो है वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की शुरू होती है, क्योंकि अब अलग अलग होना है भाई इन क्रोमोसोम्स को। तो आप देख रहे हैं ये मम्मी वाला जो क्रोमोसोम है और ये पापा वाला जो क्रोमोसोम है, इन दोनों की पेयरिंग करा रहा है भाई, इकट्ठा रखने के लिए ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जिम्मेदार है। ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक इमेज है, जहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये बीच में बना हुआ है। और इधर इधर ये देखो, ये पूरा ये जो दिख रहा है गाउज माउज पूरा इधर ब्लैक ब्लैक, ये पूरा इधर यहाँ तक ब्लैक ब्लैक, ये सब क्या है? क्रोमेटिन है या क्रोमैटिड, आप जो कहना चाहें, बात तो एक ही है। तो ये बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इधर पूरा जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है नीचे और ऊपर, ऊपर पापा वाला नीचे मम्मी वाला हो गया। तो दिस वाज अबाउट साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर एक आध इसके हम फंक्शंस लिख लें तो काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो लिख लेते हैं भाई कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? स्टेबलाइजेस द होमोलोगस पेयरिंग, पहली चीज। और साथ ही साथ ये और क्या करता है? इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ओवर्स, यानी कि क्रॉसिंग ओवर को भी ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का ये दो काम था। अब इसके बाद हम अगली स्टेज, अगली सब स्टेज पे चलते हैं, और वो है पैकीटीन। तो पैकीटीन तो देखो, पैकीटीन में तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, और इसी दौरान जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकॉम्बिनेशन, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर किस सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में होता है। तो देखेंगे उसको हम।
लेकिन अभी हम रिकॉम्बिनेशन या इनफैक्ट क्रॉसिंग ओवर भी बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। जब हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, स्पेशली एचआर रिकॉम्बिनेशन, नॉन एचआर यानी होमोलोगस नॉन होमोलोगस, ये पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपको मियोसिस के ओवरऑल के बारे में पता होना चाहिए। तो पैकिटिन कब आता है? इट अराइव्स व्हेन synapsis is complete all along द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम पूरी तरह से अलाइंड हो गए हैं, तो यानी कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लगभग क्या मतलब प्रॉपरली तैयार हो चुका है, तो उस दौरान पैकिटीन होता है, अज्यूम कर लेते हैं हम। और इस स्टेज में, इस पैकिटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो कई दिनों तक रह सकते हैं, यानी कि द क्रोमोसोम्स may remain for days in this stage, क्योंकि स्टेबल हो गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टेज में क्या होता है? लार्ज और कलर चेंज, रिकॉम्बिनेशन nodules appear at intervals, कहाँ पे? ऑन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी हमने जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं मेंशन था, लेकिन ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, इनका काम ही क्या है? ये रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर को मीडिएट करेंगे। तो अगर इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के दो तीन पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लें, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ये एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, और कौन सी प्रोटीन इसमें होती है? मेनली कंटेन्स RAD51। ये RAD51 क्या है? ये एक यूकैरियोटिक वर्जन है ऑफ रेक ए प्रोटीन। रेक ए प्रोटीन के बारे में कुछ बताएं तुम लोगों को? सर रिकॉम्बिनेशन है प्रोटीन हाँ, रिकॉम्बिनेशन ए प्रोटीन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। एक सेकंड जरा, हाँ एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, नमस्ते, कौन? बोलो। मिलेगा मिलेगा, मनीष सर से पूछ लेना, तब तो मिलेगा, ठीक है बेटा। अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक। सबको फोन चाहिए भाई। तो कंटेन्स RAD51, यूकैरियोटिक वर्जन ऑफ रेके, जाहिर सी बात है इकोलाई में। खैर, अब ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है ये करता क्या है? इट मीडिएट्स क्रॉसिंग ओवर। तो अगर आपको इसकी लोकेशन समझनी हो, हमने देख लिया किस किस चीज़ का बना हुआ है और इसका फंक्शन भी हमने जान लिया, लोकेशन देख लें खाली। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, हाँ ये देखो, इसमें इमेज को ध्यान से देखिए। जो हमने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की इमेज आपको दिखाई थी, ये
भाई वही उसी से मिलती जुलती, ये आपको देखिए क्रोमेटिन लूप्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों क्या है ग्रीन वाले, ये मालूम है लेटरल एलिमेंट्स हो गए। और ये बताओ, ये बताओ। ट्रांसपोर्ट एलिमेंट। वेरी गुड। तो सर ये नीचे लिखा हुआ है सब। अच्छा, लिखा है, हाँ भैया ठीक है। एक्सियल एलिमेंट इसको, हाँ लेटरल एलिमेंट को ये एक्सियल एलिमेंट कह रहे हैं बेसिकली। ये ट्रांसवर्स फिलामेंट हो गया। सेंट्रल फिलामेंट कहाँ है, सेंट्रल एलिमेंट, ये वाला इतना हिस्सा जो है ये है हमारा सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स फिलामेंट प्लस सेंट्रल इलामेंट सेंट्रल एलिमेंट, ये दोनों मिलके सेंट्रल रीजन बनाते हैं। और ये देखिए पीला पीला ये पुखराज की तरह चमक रहा है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल थ्रू आउट दिस एनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रेगुलर इंटरवल्स पे मौजूद रहते हैं। यहाँ पे एक सिंगल दिखाया गया है। और इनका काम देखिए, आप देख रहे हैं ना ये किस तरह से जो एक्सचेंज है क्रोमैटिन का या मैटरनल से पैटर्नल में, यानी क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है उसको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये बात इसकी फंक्शन भी हमको यहाँ पे डायग्राम में समझ में आ रहा है। मेंशन कर दें इसको क्या, समझ जाओगे, लिख ही देते हैं, क्या समझ बुरा जाएगी। है। अरे लिख देते हैं, फैसिलिटेट्स क्रॉसिंग ओवर। चलो, तो अब क्रॉसिंग ओवर है क्या? वैसे तो अपने आप में पूरा एक फिनोमेना है ये, लेकिन यहाँ हम बहुत ब्रीफली इसके बारे में बात करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि इट इज अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इक्वल एंड corresponding segments between non-sister chromatids of a homologous pair। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई जो स्टेटमेंट लिखी? आ गई। इसमें एम्फेसिस देने वाला पॉइंट क्या क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। रेसिप्रोकल एक्सचेंज, रेसिप्रोकल इसका मतलब कि एक हाथ ले और एक हाथ दे, यानी अगर कोई ले रहा है तो देगा भी। ऑफ इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या मतलब हुआ बताओ। नहीं मालूम। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, और ये एक हो गया और ये कॉरस्पॉन्डिंग। चलो थोड़ा बड़ा करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ये हो गया कि जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है इलाका, वो अगर इतना इलाका इसका कर रहा है तो इसी के जस्ट सामने वाला इलाका ही करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ही करेगा एक्सचेंज में पार्टिसिपेट। ये नहीं कि इतना ही बड़ा इलाका यहाँ से और इतना बड़ा इलाका यहाँ से ये आपस में एक्सचेंज कर लें, नो। तो फिर ये सही नहीं बैठेगा, then it will not be called as homologous recombination। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, टाइप्स बाद में देखेंगे। तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। हमेशा ध्यान रखना जब एमसीक्यू तैयार किया जाता है तो उसमें 4 ऑप्शन इस सवाल में बनाना बहुत आसान है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स
इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आप क्लियर होगा, ये दोनों क्या है, ये आपस में सिस्टर हैं। उसी तरह से ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं। तो ये और ये नॉन सिस्टर हो गए। तो इन क्रोमेटिड्स के बीच में जो सेगमेंट हो रहा, जो एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट का, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और इससे फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट ये है कि इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, recombination of genes present on two homologous chromosomes। ये बहुत जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सार है। सार इन द सेंस कि उसके जो उसका रोल है इवोल्यूशन में, उसके लिए यही इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक जीन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो फिर इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट ये इवेंट है क्रॉसिंग ओवर। इनफैक्ट यही इवेंट कराने के लिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हुआ। फिर आता है जिक्र रिकॉम्बिनेशन का। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, इसमें क्या डिफरेंस क्या है, आप क्या निकाल के ले आएंगे? क्रॉसिंग ओवर एक बड़ी फिनोमेना है, या ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो, और रिकॉम्बिनेशन उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स का जिक्र करता है बस। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, इट बिगिंस विथ ए प्रोग्राम्ड double strand break in DNA molecule, डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो टूटते हैं, या इनको तोड़ता कौन है, किसके द्वारा तोड़ा जाता है? तो वो अगर हम यहाँ पे जिक्र करें कि जो both strands of DNA of, ध्यान रखिएगा, one of the recombining chromosomes, दो क्रोमोसोम्स रिकम्बाइन कर रहे हैं, उसमें से एक क्रोमोसोम के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कौन तोड़ता है? आर ब्रोकन बाय स्पो 11। अब ये स्पो 11 क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है। किस जानवर में? जानवर तो नहीं कहेंगे, बडिंग यीस्ट। जानवर तो है नहीं, जानवर तो एनिमल्स को कहते हैं हम। और टूटा, डीएनए स्ट्रैंड टूटा, और फिर वो रिकम्बाइन करेगा दूसरे क्रोमोसोम से। और इस रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि आगे, नेक्स्ट, ए हॉलीडे, एक बार इस पॉइंट को समझा दीजिए। समझा रहे हैं। ए हॉलीडे जंक्शन is formed and is cleaved by specialized enzymes to create a crossover। देखो एक चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे, बल्कि मेंशन कर दे रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन याद न रखें। क्यों? बाद में
और ज़्यादा दिन बाद नहीं, जल्दी ही पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम इस पर्टिकुलर इवेंट को अगर एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड हमको पूरा बताना पड़ेगा और फोरग्राउंड भी इसके आगे लेके चलना पड़ेगा। तो इस वजह से, क्योंकि हम मियोसिस कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसको तुम अभी भूल जाओ। हमने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए हैं लिखने के पर्पज से। रिकॉम्बिनेशन वाला आप ये पेज अभी मत पढ़िएगा, नोट्स में लिख जरूर लीजिएगा, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम रिकॉम्बिनेशन का टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है कि नहीं, बोलो। जी सर। हाँ, इसीलिए हमने लिख दिया, क्योंकि आधा अधूरा बताने का कोई मतलब नहीं है और पूरा बताने का अभी टाइम नहीं है। सर हाँ जी। अभी कितना पढ़ाएंगे? अब सर दर्द होने लगा। सर दर्द होने लगा? चलो, इसका कम से कम पैकेट 3 तो कंप्लीट कर लें, ज़्यादा नहीं बचा है। बताओ, हमारा पढ़ाते पढ़ाते नहीं दर्द कर रहा, तुम्हारा पढ़ते पढ़ते कर रहा है। कुछ पॉइंट्स नोट करना है हमको। नोट क्या करना है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इन सम ऑर्गेनिजम्स क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर। जैसे कि एग्जाम्पल, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल और सिल्क। हाँ, फीमेल सिल्क वर्म। इसके पीछे का कारण बताओ, और नहीं मालूम कंप्लीट है? लिंकेज। हाँ? कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज। ठीक, गुड। तो इनमें नहीं होता, अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि क्या क्रॉसिंग ओवर यूनिवर्सल फिनोमेना है, तो नहीं, यू हैव एक्सेप्शंस। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर या मियोसिस वो जनरली कहाँ होती है? जनरली इन द सेंस कि ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली जर्म सेल्स में होती जर्म है। सेल्स में होती है, लेकिन इट मे ऑल्सो अकर इन सोमैटिक सेल्स। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ड्रोसोफिला। और इसको रिपोर्ट किसने किया था सबसे पहले? रिपोर्टेड बाय साइंटिस्ट का नाम है स्टर्न। अब ये खोजना आपकी जिम्मेदारी है कि ड्रोसोफिला की किस स्पेसिफिक सोमैटिक सेल में ये होता है क्रॉसिंग ओवर। अगला पॉइंट ऑफ नोट वर्दी, क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर कैन अकर एनीवेयर along the लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। पूरे क्रोमोसोम के इंटायर लेंथ में कहीं भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये ज़्यादा होता है क्रोमोसोम की कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे ये कम होता है। यानी कि अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन सम रीजन्स देन अदर। और उसके बेसिस पे दो टर्म्स दिए गए। तो एक को कह दिया गया कोल्ड स्पॉट्स और एक को कह दिया गया हॉट स्पॉट्स। तो कोल्ड स्पॉट का मतलब क्या हो गया? अगर याद हो तो एक गोल्ड स्पॉट आता था, तुम लोगों की जनरेशन में नहीं है। कोल्ड जहाँ पे स्पॉट का क्रॉसिंग ओवर कम होती होगी वहां पे कोल्ड स्पॉट होता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रीजन्स ऑफ लोअर क्रॉसिंग ओवर
फ्रीक्वेंसीज, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसीज कम होती है वो कोल्ड स्पॉट हो गया, और यहाँ पे जाहिर सी बात है रीजन्स ऑफ हायर क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्रॉसिंग ओवर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए, और क्रॉसिंग ओवर हमको मालूम है कि पैकेटीन में हो जाता है। इसके बाद जो अगली सब स्टेज आती है वो होती है डिप्लोटीन। तो अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो डिप्लोटीन की हम लोग देखते हैं। डिप्लोटीन। अच्छा, तो ये स्टेज कैसे स्टार्ट होती है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट या इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डिप्लोटीन आ गई है। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट स्टार्ट्स विथ डी साइनेप्सिस। तो डी साइनेप्सिस का मतलब क्या होगा? साइनेप्सिस का उल्टा, यानी कि अब क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग होना चाह रहे हैं, हो रहे हैं। तो इसमें और क्या होता है कि अब जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था जो कि पेयरिंग के लिए जिम्मेदार था, वो डिसॉल्व होना शुरू होता है, डिसॉल्व्स। और जो दो क्रोमोसोम्स थे होमोलोगस, द टू homologous chromosomes in a bivalent start to separate, यानी कि अब वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन but still remain joined at one or more sides। और इस स्टेज को क्या कहते हैं, या इस अरेंजमेंट को काइज़मेटा। काइज़मेटा। तो काइज़मेटा बेसिकली क्या है? व्हाट इज काइज़मेटा? काइज़मेटा आर द साइट्स ऑन chromosomes where crossing over has occurred। जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई होगी वहां वहां पे काइज़मेटा फॉर्मेशन होगा। तो एक बार हम आपको फिर से वही दोनों इमेज शेयर कर दे रहे हैं, या ये वाला सिर्फ शेयर कर दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहेंगे काइज़मेटा। ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये कई महीनों से लेके और सालों तक रह सकती है, यानी कि डिप्लोटीन स्टेज। याद करिए, आपने अगर oogenesis पढ़ा है, हाँ, नहीं, oogenesis पढ़ा है तो आपको याद होगा कि प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट रहती है सेल जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है। और तो प्राइमरी सोसाइटी तो होती है वो। तो वो यही स्टेज होती है बेसिकली। तो डिप्लोटीन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स और years। फॉर एग्जाम्पल oocyte और oocytes। ऐसा क्यों होता है कि इट कैन लास्ट फॉर, एंड व्हाई डज इट लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स? तो ऐसा इसलिए होता है, यानी कि इट इज बिकॉज एट दिस स्टेज chromosomes decondense
and engage in RNA synthesis. अब ये बड़ी विचित्र बात है। प्रोफेज खत्म होते होते क्रोमोसोम्स को पूरी तरह से कंडेंस हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं क्यों डीकंडेंस हो रहे हैं। एंड एंगेज इन आरएनए सिंथेसिस, और ये आरएनए सिंथेसिस, इससे क्या फायदा है? दिस प्रोवाइड्स स्टोरेज मटेरियल्स फॉर द एग। अगली जनरेशन जाइगोट को सरवाइव कराने के लिए जो फूड और नेसेसरी चीजें चाहिए, वो आरएनए जब बनेगा तभी तो स्टोर हो पाएगा। आरएनए बनेगा तो फिर प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन का काम है। तो इस कारण से ये जो डिप्लोटीन स्टेज है वो महीनों या सालों तक अरेस्ट रहती है, इसी फॉर्म में रहती है। और अगर एक्सट्रीम केस, अच्छा देखो, डिप्लोटीन स्टेज में लगातार आरएनए सिंथेसिस हो रही है, यानी क्रोमेटिन बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया, यानी कि एक्सट्रीम केस हो गया, तो क्या होगा? इन एक्सट्रीम केस द डिप्लोटीन क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स, एक थोड़ी होगा, सारे क्रोमोसोम्स होंगे, कैन बिकम हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव किस काम के लिए? आरएनए सिंथेसिस के लिए। इन आरएनए सिंथेसिस एंड एक्सपैंड टू enormous extent known as lamp brush chromosome. एक्सट्रीम केस है ये। इसमें क्या होगा कि डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स जो होंगे, यानी इसी स्टेज की बात हो रही, हाईली एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आरएनए सिंथेसिस करेंगे, और ज़्यादा आरएनए सिंथेसिस करने के लिए अपने साइज को भी बढ़ा लेंगे, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। इसको समझना है तो आपको एक इमेज देखना होगा। हाउ डज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम अपीयर? यस, तो ये है एक इमेज ऑफ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे पेयर्ड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, यानी कि अभी ये बाइवेलेंट स्टेज में है, एक ये, दूसरा ये। इसमें इस छोटे से इलाके को एनलार्ज करके दिखाया गया। इसमें आप देखिए रीजन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम ये है, भाई ये इकलौता क्रोमोसोम ये है, ये दूसरा उसका पेयर है। खैर, इसमें देखिए जगह जगह लूप्स, क्रोमोमेयर। अब इसमें एक सिंगल लूप को जब एनलार्ज किया गया, ये रेड वाला, तो इसमें देखो एक्सटेंडेड क्रोमेटिन लूप यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, और साथ ही साथ फर्दर स्मॉलर लूप्स भी हमको नजर आ रहे हैं। नॉर्मली क्रोमोसोम अगर होता तो सिर्फ एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन चूंकि हाईली एक्टिव है, इस वजह से ये लूप्स जो है एक्सटेंडेड क्रोमेटिन लूप्स, इसमें कई सारे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से इसका अपीयरेंस लैम्प ब्रश की तरह होता है, इसीलिए इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? एम्फीबियंस के ओसाइट में। एम्फीबियंस। ओसाइट तो खैर लिख ही दिया था हमने, लेकिन फिर भी लिख दिया। तो ये हो गया डिप्लोटीन स्टेज। अब हम इसके बाद बात करेंगे डाइकाइनेसिस की। तो अगली जो स्टेज है वो है डाइकाइनेसिस।
डाइकाइनेसिस। इसकी क्या कहानी है? आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डाइकाइनेसिस में ये क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम डिप्लोटीन टू डाइकाइनेसिस इज वेग। वेग का मतलब ये हो गया उधर ही हो। क्या कह रहे हैं हम कि ट्रांजिशन फ्रॉम डिप्लोटीन टू डाइकाइनेसिस इज वेग। वेग का मतलब हो गया कि अस्पष्ट, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आरएनए सिंथेसिस अब रुक जाती है, स्टॉप्स। क्रोमोसोम्स अब कंडेंस होते हैं, जबकि उसमें डीकंडेंस हुए थे डिप्लोटीन में। तो क्रोमोसोम्स कंडेंस, थिकन, मोटे हो जाते हैं थोड़े से, एंड डिटैच फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप। याद करिए, शुरू में जो बुके स्टेज बन रही थी उसमें न्यूक्लियर एनवेलप से क्रोमोसोम्स के एंड्स अटैच थे, अब डिटैच हो गए, तो न्यूक्लियर एनवेलप से डिटैच हो गए। और हर एक बाइवेलेंट में अब कितने, यानी ईच बाइवेलेंट कंटेन्स 4 सेपरेट क्रोमैटिड्स। और डाइकाइनेसिस के बाद अगली स्टेज क्या आएगी? बताओ। मेटाफेज 1। तो इट इज अ ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम प्रोफेज 1 टू मेटाफेज 1। तो ये हो गया प्रोफेज 1 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इसमें, बस वही हमको डिस्कस करना और याद रखना है। मेटाफेज 1 में पता कैसे चलता है कि मेटाफेज 1 आ गई है? तो पता ऐसे चलता है, यानी कि इट इज मार्क्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द बाइवेलेंट। ये दो काम अगर हो गए तो इसका मतलब कि मेटाफेज 1 आ चुका है। और इस दौरान होता क्या है? सबको मालूम है, जो होमोलोगस पेयर्स हैं दे मूव टुगेदर अलोंग मेटाफेजिक प्लेट, ताकि इक्वेटर पे अरेंज हो सके आसानी से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कि जो बाइवेलेंट हैं वो रैंडमली ओरिएंट होते हैं मेटाफेज प्लेट के अलोंग, यानी कि ईच बाइवेलेंट randomly orients along the metaphase plate। तो रैंडम ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि सपोज करिए ये सेल है और ये इसका मेटाफेजिक प्लेट इस तरह से, इक्वेटोरियल प्लेट जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें अगर ये पैटर्नल क्रोमोसोम है लाइक दिस, तो हो सकता है कि ये वाला ऊपर की तरफ हो और इसके बगल वाला ये नीचे की तरफ हो पैटर्नल, फिर बगल वाला नीचे की तरफ ही हो और उसके बगल वाला ऊपर की तरफ चला गया हो। तो ये मान लीजिए मैटरनल क्रोमोसोम है लाइक दिस, इसी तरह से यहाँ पे भी।
तो ये जो ओरिएंटेशन होता है ना बाइवेलेंट में क्रोमोसोम्स का, ये रैंडम होता है। और इसी की वजह से अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ 23 के 23 क्रोमोसोम्स जो हैं, ऊपर 23 होंगे नीचे 23 होंगे, हम अपनी बात करें तो ऊपर के 23 में से सपोज करिए 20 क्रोमोसोम जो है वो फादर के ऊपर की तरफ रह गए, तो क्या होगा? अब ये जो जाइगोट सॉरी ये जो गैमीट बनेगा वो जब फर्टिलाइज करेगा तो जो भी बेटा होगा या बेटी होगी वो अपने पिताजी से ज़्यादा मेल खाएगा या खाएगी। होता है ना कि कई बच्चे जो है बिल्कुल अपने बाप पे गए होते हैं, कई माँ पे गए होते हैं काफ़ी हद तक, बेटे या बेटी कुछ भी, कई दोनों का मिक्सचर होते हैं, और कुछ का तो समझ में नहीं आता किस पे गए हैं। खैर, तो ये जो रैंडम ओरिएंटेशन है इसकी तो वजह से भी उनका रीजन कैसे होता होगा? हैं? जिनका समझ में नहीं आता तो उनका अरेंजमेंट कैसे होता होगा? मतलब उनमें ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो जाता होगा क्रॉसिंग में। हाँ, उनमें जो है, हाँ, एक्सटेंड जो है कैजमेटा की संख्या बढ़ जाती होगी। तो इस तरह से रैंडम ओरिएंटेशन होता है। तो बस मेटाफेज में इतना ही जानना है, नथिंग एल्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनाफेज 1 की, क्योंकि ये सब हम लोग माइटोसिस से ही देख रहे हैं, इसमें कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं है। एनाफेज में थोड़ा सा एक आध पॉइंट आप कंसर्न होना चाहिए हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, डायग्राम में खैर बता चुके हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं यहाँ पे, जबकि माइटोसिस के केस में क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स वो एक साथ रहेंगे कि अलग हो जाएंगे? एक साथ रहेंगे, एक मियोसिस टू साथ सेपरेट। रहेंगे, यस, दे रिमेन टुगेदर। और उस पॉइंट का जिक्र हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, अनलाइक माइटोटिक एनाफेज, एनाफेज in which sister chromatids are separated। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे हो गया मेंशन। तो ऐसा क्या होता है कि मियोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है एक साथ रहते हैं, जबकि माइटोसिस की एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। कुछ तो होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हाँ, यहाँ पे सेपरेशन नहीं होने दिया रीजन जाए। सेंट्रोमेयर डिवाइड करते हैं ना माइटोसिस में। हाँ, तो वही बात है ना, कोई फैक्टर होगा, उसका हम नाम बता दे रहे हैं आपको कि द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इज इनहिबिटेड बाय ए मियोसिस स्पेसिफिक कोहेसिन प्रोटीन हमने देखा था, नोन एज REC8। हमने मेंशन किया था, इसको डायग्राम में लिखा हुआ है। और ये जो REC8 होती है वो कब एक्सप्रेस होती है? विच इज एक्सप्रेस्ड ओनली ड्यूरिंग meiosis 1। meiosis 1 नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? ये पॉइंट, ये फैक्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मियोटिक डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन
और ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स। ठीक है। एनाफेज 1 कंप्लीट। एनाफेज में सिर्फ एक पॉइंट वही जानना था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर वो सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होता। लास्ट स्टेज है टेलोफेज। टेलोफेज 1 और टेलोफेज 1 तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स डिकंडेंस। अराइव एट पोल्स, पोल्स पे पहुंच गया और हर एक क्रोमोसोम, हर एक सेल में अब क्रोमोसोम्स आ गए, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ईच क्रोमोसोम consists of a pair of chromatids। ध्यान रखिएगा क्योंकि अब ये पेयर भी सेपरेट होगा मियोसिस 2 में। फिर क्या होता है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। जो हैप्लॉइड सेट तैयार हुआ क्रोमोसोम्स का, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डीकंडेंस इनटू क्रोमैटिन, और साइटोकाइनेसिस होगी occurs resulting in 2 daughter cells। इस तरह से टीलोफेज जो है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस 2 जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है माइटोसिस के, तो उसमें कुछ खास आपको हमें बताना नहीं है, उसको आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मियोसिस 2 ये किताब से आपको पढ़ना है, किताब तो सबके पास है।